नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करी थी और जाते-जाते मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर कि हमें भी कंसेप्ट की क्लैरिटी धीरे-धीरे आती है। कोई हम भी पैदा होते टीचर तो नहीं बन गए थे। जैसे-जैसे 9th और 10th पास करी, उसके बाद 11th और 12th में आए, तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न होता था 2 चीज़ों के अंदर। उनमें से जो मेरी पहली चीज़ थी वो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो हमें क्लियर हो गया धीरे धीरे। फिर एक और चीज़ आई थी उसके साथ मैच करती करती, वो था एटॉमिक मास यूनिट। बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसा लगता है कि सेम सेम हो गई हैं और कन्फ्यूज़न ऑटोमेटिकली अपने आप ही दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाता है। पर जैसे जैसे और रिसोर्स जो हमारी लाइफ के अंदर अभी हमारे पास हैं, उनसे धीरे धीरे देख देख के पढ़ पढ़ के और अपनी क्वेरी को फॉलो करते करते बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। और टीचिंग भी एक ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें हम ऐसे प्रिपेयर होके जाते हैं, इवन हमारे जो टीचर्स हैं क्लास में ऐसे प्रिपेयर होके जाते हैं कि आने वाला बच्चा जो सामने है वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पुट कर दे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। तो टीचर्स वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न उनके ऐसे पढ़ाने से क्या होते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो चलिए, हमारे लिए भी कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न की बात थी जब हम पढ़ते थे और अभी आपके लिए भी होगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड है डेट इज़ अ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, नई टर्म्स हम सीखेंगे आज। और थर्ड है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास। दोस्तों देखिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमने जब पढ़ी थी तो हमने बोला था कि डाल्टन ने एक टर्म कॉइंड करी है, दैट इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको और छोटे पार्ट के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो था एटम। उस टाइम किसी को नहीं पता था, जैसा कि अभी हमें पता है कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास पता करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हमने उसको क्या बोल दिया, एटॉमिक मास बोल दिया। पर हम बात कर रहे हैं डाल्टन के टाइम की, जब उसे नहीं पता था, जब उसको नहीं पता था कि एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट डिस्कवर लेटर। चलो उस टाइम की बात करते हैं। तब हमारे पास क्या ऐसा था कि हम एक एटम का मास फाइंड आउट कर सकें। दोस्तों देखो, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी कि एक छोटे से पार्टिकल का जो हमें अपनी आंखों से दिखता भी नहीं है, उसका मास हम कैसे फाइंड आउट करें, इंडिविजुअल पार्टिकल वो भी। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, अभी मैं आपको एक कंपाउंड के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मेरे पास कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन का मास तो 12 है और ऑक्सीजन का मास हमारा है 16। और अगर इनको सिंपल होल नंबर रेशो में तोड़ा जाए तो इट विल बी एब्रीविएटेड एज 3:4 की रेशो में। मीन्स उसमें अगर 3 ग्राम मेरा कार्बन है और 4 ग्राम मेरा क्या है, ऑक्सीजन, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ तो जो कंपाउंड मेरे पास फॉर्म होगा डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। मीन्स अगर मैं ये देखूं कि ऑक्सीजन के मुकाबले मेरे को जो कार्बन का मास फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली अगर मेरे को कार्बन का मास फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 4/3 एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए थे कि हम किसी भी रिलेटिव कंपाउंड का मास, अगर एटम का मास अगर पता करना चाहेंगे, सपोज मेरे को मास पता करना है नाइट्रोजन का, मेरे को मास पता करना है कार्बन का, सिंगल सिंगल एटम का, और मेरे को मास पता करना है फ्लोरीन का, तो उन्होंने बोला हम ऐसा करते हैं, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं किसके मास के साथ, ऑक्सीजन के मास के साथ। अभी ऑक्सीजन का मास हमें पता था कितना था, 16 था। तो हम क्या करते हैं, 1/16 कर लेते हैं इन सब का। तो इस सिंगल सिंगल एटम का क्या पता चल जाएगा, मास 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1/16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपैरेटिवली हम दीज एटम का क्या कर लेंगे, वेट मेजर कर लेंगे और मास मेजर कर लेंगे। वो बहुत आसान है। अभी देखिए, इसके कंपैरेटिवली इनका मास पता करेंगे तो उन्होंने टर्म दे दी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एक टर्म दी। अभी ये टर्म देने का पर्पस बस इतना था क्योंकि सिंगल सिंगल एटम का मास पता करना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था उस टाइम के अंदर। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मान के, किसको स्टैंडर्ड माना, उन्होंने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना, उसके वेट को स्टैंडर्ड मान लिया। कितना मान लिया, 1/16। मीन्स 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो वेट है, जो मास है, उसको लेके हम बाकी एटम्स का मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे करा, किसका करा, हमने कार्बन का पता करा। तो उसने बोला हम यही लेंगे, एक के कंपैरेटिवली बाकी सब एटम का मास पता करेंगे। तो इसको हमने टर्म का नाम दे दिया रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी उन्होंने ऑक्सीजन को ही क्यों चूज करा, सोचने वाली बात है ना। ऑक्सीजन को चूज इसलिए करा क्योंकि उस टाइम वो ये जानते थे कि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जो सब एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो उन्होंने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसिडर करके बाकी एलिमेंट्स का और एटम का वेट ढूंढना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब जब वेट ढूंढना शुरू कर दिया तो पीछे जो भी वेट आता था तो उसके यूनिट हम लगा देते थे AMU, डेट इज एटॉमिक मास यूनिट। अभी तो हम ग्राम भी लेते हैं ना, कितने चीज़ों का वेट किलोग्राम में लेते हैं। तब उन्होंने ये वाली टर्म कॉइंड करी थी, एटॉमिक मास यूनिट। बाद में हमारी जो IUPAC है, उन्होंने क्या कर दिया, इसको चेंज करके सिंपल U रहने दिया, डेट इज अ यूनिट।
बाकी सब खत्म कर दिया। दोस्तों पता है एक इंटरेस्टिंग बात और हुई, उन्होंने ना ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया, बोलते नहीं नहीं ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हमें पसंद नहीं आया। अभी उनको क्यों पसंद नहीं आया वो सोचने वाली बात ये है। हमने ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया, हमने बोला नहीं, हम किसी भी एटम का वेट जो है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन को लेके जब 1/16 करके नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्यों इग्नोर कर दिया, बहुत सारे साइंटिस्ट एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो गए। अभी हमें पता है कि IUPAC कैसी एक संस्था है जो क्या करेगी, हर चीज़ का यूनिट वगैरह डिसाइड करती है ना, कौन सा सिंबल कौन सा यूनिट किसको देना है वो डिसाइड करती है। तो साइंटिस्ट एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिले, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम ऑक्सीजन को तो नहीं लेंगे बट हम कार्बन को श्योरिटी के साथ लेंगे। अभी ऐसा क्यों है, उन्होंने बोला जो कार्बन है ना वो इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल सब में पाई जाती है, सब ऑर्गेनिक मैटर में, सब इनऑर्गेनिक मैटर में कार्बन जो है डेट इज द कॉमन। इसीलिए उन्होंने बोला अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास पता करेंगे किसी भी एटम का, एटॉमिक मास पता करना है किसी भी एटम का, चाहे वो फ्लोरीन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है एंड एनी अदर एलिमेंट, तो हम स्टैंडर्ड जो एलिमेंट लेंगे वो कार्बन लेंगे। कौन सा कार्बन लेंगे, 1/12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। हम एक कार्बन का 1/12 ग्राम सिंगल मास, सिंगल कार्बन एटम का मास 1/12 कंसीडर करेंगे। हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कॉमन नहीं है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर, तो हम तो कार्बन लेंगे। हर लिविंग बीइंग के अंदर कार्बन का कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर मटेरियल मिलता ही है, ट्रेस मिलता ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, कार्बन को कंसीडर करेंगे। अभी ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। अभी हम जब भी सिंगल एटम का मास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम 1/12 ग्राम मास ऑफ अ सिंगल कार्बन 12 का ही लेंगे। ये 12 उसका मास आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने यहाँ से मास फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। अब एक एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे है। मान लो एक उस टाइम हम एक फ्रूट सेलर ले लेते हैं, अभी वो उसके पास स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो बट वो बाकी जो फ्रूट है वो कैसे बेचेगा। सपोज उसके पास एक वाटरमेलन था, उस वाटरमेलन के उसने 12 पीस इक्वली करे, 12 पीस इक्वली करे एक जैसे बिल्कुल। अभी वो क्या करेगा, अपने तकड़ी के पलड़े के अंदर, जिसमें एक पलड़ा यहाँ होगा एक पलड़ा उसका यहाँ पे होगा, है ना, तो उसमें क्या करेगा, एक साइड पे वाटरमेलन रखेगा सिर्फ उसका एक स्लाइस, और उसका स्टैंडर्ड वेट जितना होगा उसके कंपैरेटिवली वो दूसरे फ्रूट को क्या करके मेजर करके देगा, किसको, लोगों को। अभी उसका जो ये 12 इक्वल पीसेस है उसमें से उसने एक पीस उठाया, उसका वेट उसने स्टैंडर्ड माना, और उस वेट की कंपैरेटिवली उसने फ्रूट बेचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रूट फॉर्मूला, फ्रूट फॉर्मूला यूनिट मास। मीन्स आपने एक वाटरमेलन को पूरा क्या मान लिया, एक 1/12 कार्बन माना, और उसके 12 इक्वल हिस्से करे, जिसमें आपने एक हिस्सा जो लिया वो एक साइड में रख दिया, उसके वेट के बराबर हम दूसरे साइड के ऊपर क्या करेंगे, दूसरे फ्रूट को वेट करके सेल करेंगे। तो इसको हमने बोल दिया फ्रूट फॉर्मूला यूनिट मास। मीन्स हम सिमिलरली ये काम किसके साथ कर रहे थे, कार्बन को लेके कर रहे थे। एक साइड पे कार्बन और उसके कंपैरेटिवली जो दूसरा एटम होगा जिसका मास फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको स्टैंडर्ड मान के हमने उसके कंपैरेटिवली मास फाइंड आउट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, किसका, एटम्स का। ये था हमारा एटॉमिक मास। पर आजकल एटॉमिक मास बहुत इजी हो गया। हाँ, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे न्यूक्लियस का, और उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो हमें क्या पता चल जाता है, एटॉमिक मास पता चले जाता है ना। बट ये उस टाइम की बात करें जब ये डाल्टन की थ्योरी एग्जिस्ट हुई थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने एटॉमिक मास ढूंढना शुरू करा था। फिर हमने एटॉमिक मास के जो यूनिट थे वो हमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो यू के साथ यूनिट जो है वो मॉडिफाइड हुए। किससे मॉडिफाइड हुए थे, AMU के साथ, एटॉमिक मास यूनिट को मॉडिफाई कर दिया यूनिट के साथ। तो ये था दोस्तों हमारा एटॉमिक मास यूनिट। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ है हमारा मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास के नाम से क्या क्लियर है, मीन्स मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करेंगे। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मीथेन का, है ना। मीथेन क्या है, मॉलिक्यूल है, और उसमें देखो एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। अभी कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी क्या है, 1 है। अभी देखिए, अभी मॉलिक्यूल मास हमने फाइंड आउट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं। जैसे हमारे पास कार्बन कितना है, 1, और एक कार्बन का मास कितना है, 12 है। प्लस करेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। तो अगर आप टोटल कर लो, ये देखो ये हमारा कार्बन का और ये हमारा हाइड्रोजन का, तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन का मास ऐड कर दिया, तो ये हो गया 16 यूनिट। आप और एग्जांपल ले सकते हो। मॉलिक्यूलर मास में मतलब ये है द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन विच जितने एटम हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सबके मास को, एटॉमिक मास को ऐड करके जो मास बनेगा वो किसका बनेगा, मॉलिक्यूल का बनेगा। जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन। अभी एक हाइड्रोजन है उसका मास 1 है, और एक जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना है हमारे पास, 16। अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, और इसका मास कितना है, 16। तो 2 + 16 इतना हमारा हाइड्रोजन का है और इतना हमारा क्या है, ऑक्सीजन का है। तो आपको पास कितना आ जाएगा,
तो अभी आप ध्यान से देखो, ये जो दो टाइप के एटम हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, उनके एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है, मॉलिक्यूलर मास मिला है। मीन्स मॉलिक्यूलर मास जो है इट इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मास। जितने एटम आपके मॉलिक्यूल में होंगे उनकी एडिशन के साथ आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, है ना इजी। आप और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, अमोनिया के कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। आप कार्बन डाइऑक्साइड की ऐड कर सकते हो, आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कर सकते हो। ये क्वेश्चन डालते हैं टीचर दो दो एक एक नंबर में, टू कैलकुलेट हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। अभी मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी हमारे एटम्स भी प्रेजेंट हैं। उसमें जैसे फॉर्मूला यूनिट में हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, हम KCl पोटेशियम क्लोराइड, एक्चुअली इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यही डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में। मॉलिक्यूलर मास के अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होंगे, और फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर जिसका आप मास कैलकुलेट कर रहे हो वो आयनिक फॉर्म में होगा। जैसे सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है बट उसका मास 23 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है बट क्लोरीन का जो मास है वो है 35.5 ग्राम। तो अगर सोडियम का मास और क्लोरीन का मास ऐड कर दें तो ये आपको देगा 58.5 यूनिट। ऐसे आप पोटेशियम का भी फाइंड आउट कर सकते हो। पोटेशियम का जो मास है वो 39 होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका 19 है। और क्लोरीन ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 17 है और इसका मास क्या है 35.5। तो आप ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, उसके बाद हमने फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ा है। तो ये था जो था आज का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन गिव अ कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।